हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपका शिवम भैया साइंस फैकल्टी आपके अपने प्लेटफॉर्म यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट पे वेलकम करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे आया हुआ है 20 लाख उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी बोर्ड 2025। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग जान रहे हैं आपका एग्जाम मात्र 2 महीने और रह चुके हैं, चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो। तो स्टूडेंट्स मैं आज लेकर आया हूं साइंस सीरीज जिसमें आपको पढ़ना है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का 20 लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी कि स्टूडेंट्स ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप इसको पिछले ईयर्स के क्वेश्चन से जाकर अगर देख लेंगे या फिर हर साल में जाकर देख लेंगे तो आज मैं जितना भी क्वेश्चन इस सीरीज में कराने जा रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या फिर हर साल में जरूर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं इसको पढ़ाता जा रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखते भी जाइएगा। तो चलिए आइए देखते हैं आज का हमारा जो सीरीज है, चलिए आइए उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल की प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। कह रहा है स्टूडेंट्स कि मेंडल के प्रभाविता का नियम का वर्णन कीजिए। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग पढ़े होंगे, हमारे जेनेटिक्स में पढ़ाया जाता है, आनुवंशिकता चैप्टर जो 10th में भी है वो 12th में भी आके मिलता है एक बार। तो स्टूडेंट्स उसमें आपको पढ़ाया जाता है कि जो मेंडल थे वो क्या किए थे, 3 नियम दिए थे। पहला प्रभाविता का नियम था, दूसरा क्या था, पृथक्करण का नियम था, और तीसरा क्या था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था। तो स्टूडेंट्स उसी में जो फर्स्ट नियम हमारा है प्रभाविता का नियम, उसी नियम को पूछा है। तो आइए स्टूडेंट्स उस नियम को डायग्राम सहित और लिखने के साथ साथ डायग्राम सहित भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसमें मेंडल क्या कहे थे। तो चलिए स्टूडेंट्स हमारे साथ आप लोग नोट भी करते रहिएगा। चलिए देखते हैं इसमें मेंडल क्या बोले थे। स्टूडेंट्स इसमें मेंडल ने कहा था कि मेंडल की प्रभाविता का नियम दिया ही क्यों गया। तो इसमें मेंडल ने बोला था कि यदि कोई पौधा है, मतलब सबसे पहले तो आप लोग जान रहे हैं कि इसको दिखाने के लिए उन्होंने किसका पौधे का यूज किया था, मटर के पौधे का यूज किया था। तो स्टूडेंट्स इन्होंने इसमें बोला था और लिया भी था, जिसमें इन्होंने क्या किया था, एक साथ 2 पौधे को लिया, 2 लक्षणों वाले पौधों को लिया, जिसमें शुद्ध बौना पौधे थे और शुद्ध लंबा पौधे थे। तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं, इसको लिखने के साथ साथ इसका एग्जाम्पल सहित क्रॉस करा के भी हम लोग समझेंगे कि प्रभाविता का नियम आखिर में होता क्या है और इसको प्रभाविता का नियम ही क्यों दिया गया। तो आइए देखते हैं क्या कहता है प्रभाविता का नियम। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। मेंडल ने प्रभाविता के नियम को मेंडल ने प्रभाविता के नियम को बताने के लिए शुद्ध लंबा व शुद्ध बौना पौधे को लिया। क्या किया स्टूडेंट्स, मेंडल ने क्या किए थे इसमें, मेंडल ने प्रभाविता के नियम को बताने के लिए शुद्ध लंबा व शुद्ध बौना पौधे को लिया। जब उनमें क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी
संकर लंबा, संकर लंबा, संकर लंबा, संकर लंबा पौधा संकर लंबा पौधा क्या हुआ? प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ, जिससे इसमें लंबेपन का प्रभाव दिखा। क्या हुआ? लंबेपन का प्रभाव दिखा, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसने क्या किया? मेंडल ने स्टूडेंट्स, मेंडल ने इसने कहा था और यूज किया था कि मेंडल ने प्रभाविता के नियम को बताने के लिए शुद्ध लंबा व शुद्ध बौना पौधे को लिया। जब उन्होंने क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी यानी कि प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ? संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ, जिससे इसमें लंबेपन का, किसका? लंबेपन का प्रभाव दिखा, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स? वो क्या किए? जब लंबे पौधे और बौने पौधे को लिए और उसने क्या किए? क्रॉस कराए। तो क्रॉस कराने के बाद क्या हुआ? इसमें लंबेपन का प्रभाव दिखा, जिसके कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब इसको देखते हैं उन्होंने इसमें क्रॉस कैसे कराया। तो स्टूडेंट्स इसमें आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट भी करते जाइए। आइए देखते हैं इसमें आगे इन्होंने बोला क्या था। चलिए देखते हैं इसमें आगे। देखते हैं, आइए क्लास कराते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया? शुद्ध लंबा और क्या किए थे? शुद्ध बौना। इन्हीं दो लक्षण वाले पौधे को लिए थे। तो आइए देखते हैं उसमें इन्होंने क्रॉस कैसे कराया। शुद्ध लंबा और क्या किए थे? शुद्ध बौना पौधे को लिए थे। आइए देखते हैं। तो शुद्ध लंबा को स्टूडेंट्स इसके पहले मैंने एक वीडियो आपको इस टॉपिक पे दे चुका हूं, तो जाके आप उस टॉपिक को एक बार देख लीजिएगा कि कहां शुद्ध लंबा को दिखाने के लिए और शुद्ध बौना को दिखाने के लिए किस किस सिंबल का हम लोग यूज करते हैं। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे दे दिया हूं, तो जाके उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। आइए अब समझते हैं कि इसमें क्रॉस इन्होंने कैसे कराया था। तो स्टूडेंट्स इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता दिया हूं कि शुद्ध लंबा पौधे को दिखाने के लिए उन्होंने किसका प्रयोग किया था? कैपिटल टी, और शुद्ध बौना को दिखाने के लिए स्मॉल टी। स्टूडेंट्स आपको वहां पे मैंने ये भी बताया है कि जब भी होमोजाइगस कंडीशन आता है उस समय जब 2 टी रहेगा तो 2 टी क्या हो जाएगा? 1 टी बन जाएगा। यहाँ पे भी होमोजाइगस कंडीशन में है, तो इसलिए 2 टी क्या बन जाएगा? 1 टी बन जाएगा। और जब इसमें क्रॉस कराएंगे, जब उन्होंने उसमें क्रॉस कराया तो फर्स्ट पीढ़ी में क्या? फर्स्ट फीलियल जनरेशन में क्या मिला? संकर लंबा। क्या मिला स्टूडेंट्स? संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ। क्या मिला? संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या था? ये हमारा था फर्स्ट फीलियल जनरेशन, यानी कि प्रथम पीढ़ी थी। तो स्टूडेंट्स अगर ये प्रथम पीढ़ी है तो फिक्स है कि ये क्या जनरेशन होगा? पेरेंटल जनरेशन होगा, यानी कि
ये मातृपितृ पक्ष था। तो स्टूडेंट्स शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधों में क्या किए, क्रॉस कराए। तो क्रॉस कराने के बाद उनको प्रथम पीढ़ी में क्या दिखा, कैपिटल टी और स्मॉल टी दिखा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जहां भी जिस भी नियम में आप क्रॉस कराएं, अगर वहां पे होमोजाइगस कंडीशन दिखता है तो आप उसका क्या करना होता है, हमें हाफ करना होता है। तो स्टूडेंट्स इसका अच्छे से समझ में आएगा जब आप इसको रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। तो जैसे वहां पे क्या होता है, मम्मी पापा का जो क्रोमोसोम होता है हाफ ऑफ करके आने वाली पीढ़ी में आता है, उसी तरह इसमें भी होता है। इसके भी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, हाफ ऑफ आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें जो हमारा आने वाला जो प्रथम पीढ़ी है, इसमें किसका प्रभाव दिखा है, लंबेपन का। इसलिए इस नियम को हम लोग स्टूडेंट क्या नाम देते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। यानी कि प्रथम पीढ़ी में किसका प्रभाव दिखा, लंबेपन का प्रभाव दिखा। आइए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको क्या करिए, नोट भी करते रहिए। चलिए अब चलते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके नोट जरूर करते रहिएगा। आइए अब चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए स्टूडेंट्स, बहुत ही मस्त शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है जो हमारा कह रहा है कि परागण फिर कह रहा है कि परागण के प्रकार बताइए। परागण बताइए किसे कहते हैं और उसके परागण के प्रकार बताइए। आइए देखते हैं परागण सबसे पहले कहते हैं किसे हैं। स्टूडेंट्स आप लोग अगर पढ़े होंगे या फिर मैं इसमें वीडियो बना भी दिया हूं, स्टूडेंट्स जाके हमारे चैनल की इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स आप लोग पढ़े होंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, थोड़ा सा अगर पढ़े होंगे तो आपको ये डायग्राम के बारे में जरूर पता होगा। देखते हैं इसमें ये डायग्राम कहता क्या है और इसको समझते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा ये डायग्राम क्या होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स इसमें देखिए, ये हमारा जो है इसका क्या नाम है, इसका नाम है, हिंदी में बोलते हैं इसको परागकोश। इसके अंदर मौजूद होते हैं क्या, इसके अंदर मौजूद होते हैं परागकण। क्या होते हैं, परागकण। अब देखिए स्टूडेंट्स, हिंदी में इसको बोलते हैं तंतु। तो स्टूडेंट्स बस थोड़ा सा इसका डायग्राम आप लोग समझ लीजिए ताकि आपको परागण समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं ऊपर वाला जो, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। यहां पे होता है वर्तिका और यहां पे होता है अंडाशय। स्टूडेंट्स इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस यहाँ पे डायग्राम देखना है आपको और समझना है कि परागण और परागण के प्रकार बताइए। इस क्वेश्चन को परागण किसे कहते हैं, उसके बाद समझेंगे परागण के प्रकार क्या होते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे क्या बोलते हैं, परागकोश। बीच में उपस्थित है परागकण, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं वर्तिका। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, पाइप के लाइक का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका। और जो गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे क्या बोलते हैं, अंडाशय। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा, इसको स्टाइल, इसको ओवरी, इसको एंथर। जो परागकण है उसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स और हमारा जो तंतु है इसको बोलते हैं क्या, फिलामेंट। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं परागण किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं परागण किसे कहते हैं। परागकोश में क्या कह रहा है, परागकोश में उपस्थित परागकोश में उपस्थित परागकणों का क्या, ये जो परागकण है सॉरी परागकोश है, परागकोश में उपस्थित जो छोटे छोटे परागकण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वही कह रहा है कि परागकोश में उपस्थित परागकणों का
वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने एक वीडियो दे दिया है जिसमें आपको बहुत अच्छे से रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बता दिया हूं। तो स्टूडेंट्स, एक बार अगर अभी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर ना समझ में आया हो या फिर ना पढ़े हो तो एक बार उस वीडियो को जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं वहां पे इसको पूरी अच्छी तरह से बहुत अच्छे से समझाया हूं, क्योंकि वो वीडियो पूरा इसी टॉपिक पे था ही कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में होता क्या है। तो कह रहा है स्टूडेंट्स, परागकोश में उपस्थित, क्या कह रहा है, परागकोश में उपस्थित परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। आइए समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि परागकोश में उपस्थित परागकणों का, ये जो परागकोश है, परागकोश, इसमें जो परागकण है स्टूडेंट्स, ये जो पीला सा राउंड दिख रहा है ये क्या है, परागकोश है, इसके अंदर क्या है, परागकण है। तो कह रहा है स्टूडेंट्स, परागकोश में उपस्थित परागकणों का। स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चंस को, मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस को, किसी भी क्वेश्चंस को रटना नहीं है, अपनी भाषा में मैं जैसा लेकर आया हूं उसको अपनी भाषा में समझना है, अपने ही भाषा में एज इट इज जाके एग्जाम में लिख देना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं ना ही आपको रटने के लिए कहूंगा और ना ही ज्यादा से ज्यादा लिखने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ये लघुत्तरीय प्रश्न है। अगर आता है आप लोगों को तो परागण का ऐसे इसमें डायग्राम बना दीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो बायोलॉजी का एग्जामिनर होता है, अगर आप वो डायग्राम बनाने को दे या फिर ना दे, अगर उस टॉपिक पे क्वेश्चन दिया है तो अगर आपको उस टॉपिक पे डायग्राम आता है तो डायग्राम जरूर बना कर आए और थोड़ा सा उसके बारे में जरूर लिख दें, एग्जामिनर जरूर नंबर दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि परागण के प्रकार बताइए। अगर आपको डायग्राम आता है तो जरूर बनाइए और डायग्राम में भी दिखा दीजिए परागण किसे कहते हैं, जैसे मैं अभी दिखाने जा रहा हूं। देखिए मैंने जो लिखा है अपने भाषा में, बार बार कहूंगा अपने भाषा में लिखना है और अपने भाषा में एज इट इज जाके एग्जामिनर को दिखा देना है। एज इट इज जाके एग्जामिनर को के पास जो कॉपी आपको जो मिल रही है उस कॉपी में ले जाकर एज इट इज लिखना है और डायग्राम अगर आता है तो जरूर बना दीजिएगा। आइए देखते हैं, कह रहे हैं कि परागकोश में उपस्थित परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। जो स्टूडेंट से परागकोश है इसमें उपस्थित जो परागकण है, इसी परागकणों का क्या होगा, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगी, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगी, परागण कहलाएगी। कह रहा है कि परागकोश में उपस्थित परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो पीला पीला जो राउंड है ये क्या मैंने पहले बता दिया है, परागकोश है और उसके अंदर क्या उपस्थित है, परागकण है। तो कह रहा है कि परागकण जो परागकोश है, परागकोश में उपस्थित परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। तो आप लोग स्टूडेंट्स देख लिए होंगे परागण किसे कहते हैं। अगला पूछ रहा है कि परागण के प्रकार बताइए। स्टूडेंट्स इसमें बस पूछा है कि परागण के प्रकार बताइए। मैं स्टूडेंट्स बस परागण का प्रकार बता दे रहा हूं और उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। बट स्टूडेंट्स लघुत्तरीय प्रश्न है, इतना लिखना है, डायग्राम बनाना है, बस जितना कहे क्वेश्चन में उतना ही लिखना है, आपको ज्यादा नहीं लिखना है, लेकिन जितना भी लिखना है उसको सही सही लिखना है और अपने भाषा में कोशिश करिएगा, लिखिएगा, ना ही रटना है। अगर रट के गए तो एग्जाम हॉल में जरूर भूल जाएगा। अपने भाषा में जैसे मैं समझा रहा हूं उसको समझिए और एज इट इज जाके एग्जाम हॉल में कॉपी पे लिख दीजिएगा। मैंने क्या बोला, परागकोश में उपस्थित परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। तो आप लोग भी देख लिए, ये परागकोश है, इसमें परागकण भी है, इन्हीं का क्या होना, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। कह रहे स्टूडेंट्स अब परागण के प्रकार। स्टूडेंट्स हमारा जो परागण होता है, परागण के निम्न दो प्रकार होते हैं। देखिए वो दो प्रकार क्या है, पहला है
स्वपरागण, पहला क्या है? पहला है स्वपरागण और दूसरा क्या है? दूसरा है परपरागण। परपरागण, तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं, पहला क्या है? स्वपरागण और दूसरा क्या है? परपरागण। स्टूडेंट स्वपरागण और परपरागण देखिए कहते किसे हैं। इतना ही आपसे एग्जाम में पूछा है, सॉरी क्वेश्चन से पूछा है, इतना आप लोग का क्वेश्चन का जो आंसर है इतना हो गया और ये डायग्राम बना दीजिएगा, आपका लगभग 3 प्रश्न कंप्लीट है। बट स्टूडेंट मैं बार-बार कहूंगा, जो भी क्वेश्चन है अगर एग्जामिनर उसमें डायग्राम नहीं पूछा है, अगर आपको पता है तो उसमें डायग्राम जरूर बना दीजिएगा कि एग्जामिनर क्या होगा, उसे थोड़ा अट्रैक्ट होकर आपको नंबर जरूर देगा। तो स्टूडेंट्स अगर उसके बारे में नहीं पता है और डायग्राम आता है आपको बनाने, तो एग्जाम में कॉपी में जरूर वो डायग्राम एक बार बना दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स स्वपरागण देखिए किसे कहते हैं। परागण, स्वपरागण। तो स्वपरागण यानी कि स्वपरागण यानी कि परागण का ही प्रकार है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, जब एक ही प्लांट एक ही होगा, प्लांट क्या होगा? एक ही होगा, यानी कि अगर उसी का प्लांट हो और उसी के पौधे में क्या हो जाए, जो वर्तिकाग्र है, एक फूल का जो परागण है, जो परागकोश में उपस्थित जो परागण है, एक ही पौधे के किसी दूसरे पुष्प में क्या हो जाए, पड़ जाए, तब क्या होगा? वो क्या होगा? स्वपरागण होगा। और उसी में क्या होगा, प्लांट एक ही हो और एक पुष्प से निकल के दूसरे पुष्प पे चला जाए, तब वो क्या होगा? परपरागण होगा। अगर अपने ही पुष्प पे पड़ जाए तो स्वपरागण, किसी दूसरे पुष्प पे पड़े बट उसकी प्रजाति वही होनी चाहिए, एक ही प्रकार का फूल होना चाहिए, पौधा दूसरा हो वहां पे चला जाए, तब वो क्या होगा? परपरागण होगा। तो स्टूडेंट्स आपने समझ लिया परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकार किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि अपरा, स्टूडेंट्स इसको इंग्लिश में हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। कह रहा है कि अपरा की परिभाषा एवं अपरा के कार्य बताइए। स्टूडेंट्स मैं जैसा लेकर आया हूं एज इट इज अपने भाषा में लेकर आया हूं, इसी को एज इट इज अपने भाषा में क्या करना है, लिखना भी है एग्जाम हॉल में, ना ही किसी ज्यादा बुक से रटना है। रटना तो एकदम नहीं है, अपने भाषा में समझिए और अपने भाषा में याद करिए और अपने भाषा में लिया के क्या करना है, एग्जाम हॉल में लिख देना है। कह रहा है स्टूडेंट्स अपरा यानी कि प्लेसेंटा। कह रहा है स्टूडेंट्स अपरा वह अंग है, क्या है? एक प्रकार का बॉडी का पार्ट है। कह रहा है इसमें जिसके द्वारा गर्भाशय, गर्भाशय यानी कि स्टूडेंट्स इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं? यूट्रस। कह रहा है स्टूडेंट्स कि अपरा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण, भ्रूण यानी कि जो बेबी बनने वाला है, जो बेबी अब पलेगा उसमें, वो क्या है? कह रहा है कि गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का, स्टूडेंट्स जैसा कि आप भी लोग जान रहे हैं कि मां के यूट्रस में कोई बेबी जो होता है वो 9 मंथ तक जीवित रहता है। तो स्टूडेंट्स अगर वो जीवित रह रहा है तो उसके न्यूट्रिशन के लिए कुछ तो चाहिए ना। हम लोग को अगर सही से 1 महीने अगर भोजन ना मिले तो हम लोग नहीं रह पाते हैं। तो वो भी एक जान है, तो उसको 9 महीने तक रहना है, तो उसके लिए भी पोषण जरूरी है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स तो कई स्टूडेंट्स इसमें सोचते होंगे आखिर में वो जो बच्चा है, जो बेबी है, वो माँ के पेट में पलता कैसे है। हम लोग अगर 1 महीने नहीं रह पाते हैं तो कैसे 9 महीने तक रहता होगा। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, स्टूडेंट्स उसको न्यूट्रिशन मिलता है। और वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? इसी के द्वारा मिलता है। मम्मी जो खाना खाती है, मम्मी के द्वारा जो खाना खाया जाता है, उसी का जो विटामिन प्रोटीन जो भी हो उसके द्वारा इनके रक्त से उसके पास तक पहुंचता है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। कह रहा है कि अपरा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचता रहता है और जिससे भ्रूण की वृद्धि, वृद्धि यानी कि जो बेबी होता है दिन प्रतिदिन क्या करता है? ग्रोथ करता रहता है, यानी कि भ्रूण की वृद्धि होती है। यह अंग माता और भ्रूण के शरीरों में संबंध स्थापित करने वाला है। अगर स्टूडेंट्स माता और भ्रूण में संबंध स्थापित नहीं रहता तो भ्रूण 9 मंथ तक जीवित कैसे रहता? तो स्टूडेंट्स 9 मंथ तक जीवित रहने के लिए माँ का जो न्यूट्रिशन होता है वो किसके द्वारा पहुंचता है बच्चे के पास तक? किसके द्वारा? अपरा तक, अपरा से। स्टूडेंट्स इसको लिखने के साथ साथ इसको एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में भी
एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछ देता है कि मां के गर्भाशय में जो भ्रूण पल रहा है उसको पोषण कैसे मिलता है। आपको ऑप्शन दे देगा तो आप लोग याद रखिएगा, अपरा के द्वारा उस भ्रूण को क्या होता है, भोजन मिलता है। आइए स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चंस को लाइन वाइज आप लोग लिखते जाइए, और जितना मैं लिखा हूं, जितना एडिटिंग अपने भाषा में दे रहा हूं, उसी तरह आपको लिखना है, अपने भाषा में समझ के इसको क्या करना है, एग्जाम हॉल में बस ले जाकर लिख देना है। तो आइए स्टूडेंट्स अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है स्टूडेंट्स एकदम मस्त टॉपिक, लाजवाब टॉपिक, जो हमारे क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही है स्टूडेंट्स, आइए इसको समझते हैं ये कहता क्या है। और कह रहा है स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन है कि मादा के जन्म तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा के जन्म तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। स्टूडेंट्स स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाने के लिए बोला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास इसका डायग्राम है, इसका नामांकित भी हुआ है। अगर आप लोग अपनी तरह से बनाना चाहते हैं तो इसको बना सकते हैं। इसके अगले वीडियो में मैं अभी और सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, आपको आंसर के क्वेश्चंस करवाऊंगा। आने वाले वीडियो में मैं एक बार इसको अपने हाथों से एक बार आपको इजी वे में बना के बताऊंगा कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एकदम इजी वे में बनता है। अभी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़े रहिए, दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, बायोलॉजी से हो या फिर इस चैनल के द्वारा मैथ्स के क्वेश्चन हो या फिर फिजिक्स के क्वेश्चन हो, सबके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स चैनल से जुड़े रहिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है क्या, मादा के जन्म तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। मादा के जन्म तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नामांकित चित्र बनाने के लिए कह रहा है और स्वच्छ बनाने के लिए कह रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा होता है क्या, अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय। अंडाशय यानी कि स्टूडेंट्स इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ओवरी। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हिंदी ना भी समझ में आता है, तो स्टूडेंट्स इसके हिंदी के साथ साथ मैं आपको इंग्लिश भी बताता जा रहा हूं। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता होगा बायोलॉजी में आपको अलाउ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हिंदी ही लिख सकते हैं। जिस स्टूडेंट्स को अगर हिंदी नहीं पता है तो आप उसका इंग्लिश क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बायोलॉजी में आपको ये अलाउ होता है, एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, ये अंडाशय इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी। ये है हमारा ओवरी, ये है अंडवाहिका, ठीक। ये है हमारा गर्भाशय, मैंने पहले ही बता दिया यूट्रस। ये क्या है हमारा फंडस, और ये क्या है गर्भाशय नली, और यहाँ पे है अंतर्गर्भाशय और इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। यहाँ पे होता है ग्रीवा और यहाँ पे होती है योनि। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मैं इसका कुछ दिनों में इसका वीडियो मैं दूंगा आपको और इसका डायग्रामेटिकली बताऊंगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे यूट्रस के 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर, 3 लेयर होते हैं, जिसमें सबसे बाहरी वाला लेयर जो होता है हमारा पेरीमेट्रियम होता है, उसके अंदर वाला जो होता है हमारा मायोमेट्रियम होता है, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है हमारा होता है क्या, एंडोमेट्रियम। तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए यहाँ पे हमारा ये क्या है, ओवरी है। ओवरी यानी कि जो क्या करती है, फीमेल के प्यूबर्टी के एज में पर मंथ क्या करती है, एक एग रिलीज करती है, ठीक। एग रिलीज यहीं से करती है और यहाँ पे जाती है। तो स्टूडेंट्स अभी इस टॉपिक पे मैं नहीं आऊंगा, रिप्रोडक्शन चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें, और इसके पहले मैं पढ़ा भी दिया हूं एक छोटे से वीडियो, यानी कि रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन है उसके बारे में मैंने 1 शॉट में इस चैप्टर में मैंने वीडियो दे भी दिया है। आप लोग उसको एक बार जाके देख जरूर लीजिएगा, तब आगे इसको आप समझ सकते हैं। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि डायग्राम बनाना है और उसका नामांकित करना है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा अंडवाहिका, ये हो गया गर्भाशय, ये है फंडस, ये है गर्भाशय नली, यह है अंतर्गर्भाशय, मायोमेट्रियम,
ग्रीवा, और योनि यानी कि क्या है, वजाइना। क्या है हमारा, वजाइना। स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड को ज्यादा से ज्यादा हिंदी में ही लिखना पड़ता है, इसलिए ज्यादा इंग्लिश भी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अगर यूपी बोर्ड में पढ़ता है तो उसको हिंदी में ही पता होता है। स्टूडेंट्स अगर आपको इंग्लिश में भी जानना है तो मैं एक वीडियो इसका सीबीएसई बोर्ड के लिए भी दे चुका हूं, और जो इंग्लिश में पूरा 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 इंग्लिश में ही है, जिसमें हम आपको गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रेशन, पार्चुरेशन सब पढ़ाया हुआ है डिटेल इंग्लिश में। जिस भी स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत हिंदी में प्रॉब्लम होगा वो जाके हमारा पिछला वीडियो एक जरूर देख लेगा, वहां पे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन को पूरा इंग्लिश में पढ़ाया गया है, तो आप लोग जाके उसको एक बार देख सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए स्टूडेंट्स, हमारा मादा के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र हो गया। आइए अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा भ्रूण कोश क्या है। स्टूडेंट्स भ्रूण कोश आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब आप रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट में। स्टूडेंट्स वहां पे कह रहा है कि भ्रूण कोश क्या है। कह रहा है स्टूडेंट्स भ्रूण कोश स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड, किसके रूप में, स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड। लिपिड के रूप में भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। मनुष्य और अन्य जानवर, क्या, मनुष्य और अन्य जानवर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का मतलब यहां पे होता है स्टूडेंट्स एंडोस्पर्म, इसी को कह रहा है भ्रूण कोश का, सॉरी भ्रूण कोश का क्या है, इंग्लिश है। कह रहा है स्टूडेंट्स एंडोस्पर्म से लाभ उठाते हैं, क्योंकि एंडोस्पर्म इसी का इंग्लिश है स्टूडेंट्स, भ्रूण कोश का इंग्लिश है। कह रहा है कि भ्रूण कोश स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड के रूप में भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। मनुष्य और अन्य जानवर एंडोस्पर्म से लाभ उठाते हैं, क्योंकि इसमें बीज भंडार होते हैं जो भोजन का एक नवीकरणीय स्रोत और पशुओं के लिए प्राथमिक चारा है। यानी कि स्टूडेंट्स इसमें मनुष्य भी इससे फायदा उठाता है और जानवर भी फायदा उठाते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे अपने भाषा में मैं लिख कर लाया हूं, ऐसे ही भाषा में आप लोग लिख भी लीजिए, एज इट इज ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, एज इट इज जाके आप लोग एग्जाम में लिख भी लीजिएगा। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। स्टूडेंट्स डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का डिजीज है। आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है। डाउन सिंड्रोम क्या है, एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति गुणसूत्र 21, स्टूडेंट्स एकदम इसको मार्क कर लीजिए, आपको एमसीक्यू में भी पूछ देगा स्टूडेंट्स कि डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के कारण होता है। तो याद रखिएगा गुणसूत्र 21 जो होती है उसका एक अतिरिक्त प्रति के साथ पैदा होता है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि मेल हो या फिर फीमेल ह्यूमन का, उसमें क्या होता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें क्या होता है 22 पेयर ऑफ क्या होते हैं ऑटोसोम होते हैं, और एक पेयर क्या होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो स्टूडेंट्स कह रहा है इसमें कि जो 21 वाला गुणसूत्र है, जो 21 नंबर पे गुणसूत्र आएगा, यानी कि 46 तो टोटल होते हैं, तो उसमें जो 21 नंबर का जो गुणसूत्र होता है, इसमें जो बेबी जन्म लेता है उसकी एक और प्रति बन के जन्म लेती है। यानी कि जो 21 वाला गुणसूत्र है उस जब जन्म लेता है बेबी, तो 21वां गुणसूत्र एक तो होता ही है, उसके साथ एक और गुणसूत्र उसके साथ ही जन्म लेकर लेता है, जो कहता है, कह रहा है कि अतिरिक्त प्रति मतलब उसी के जैसा एक और प्रति के साथ पैदा होता है। इसमें कह रहा है कि जिसमें व्यक्ति गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रति, क्या कह रहा है, गुणसूत्र जो 21 है उसका एक अतिरिक्त प्रति के साथ पैदा होता है। जो बच्चा पैदा होगा वो गुणसूत्र 21 के एक अतिरिक्त प्रति के साथ पैदा होता है, यानी कि गुणसूत्र जो 21 है उसकी एक और प्रति बनी होगी और वैसे वो जन्म लेगा। तो कह रहा है प्रति के साथ पैदा होता है। इसका मतलब है कि टोटल मैंने पहले ही आपको बता दिया 46 होता है, 46 के बजाय कुल कितने हो जाएंगे इसके पास 47, यानी कि जो 21 वाला गुणसूत्र है उसकी एक प्रति और बन जाएगी, तो टोटल 46 होते ही आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया है, जिसके कारण क्या होता है एक अधिक हो जाता है और उसमें क्या होता है 46 से 47 हो जाता है। 47 गुणसूत्र हैं, यह उनके
मस्तिष्क और शरीर के विकास को प्रभावित कर सकता है। ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स जो बेबी जन्म लेता है उसमें क्या होता है, या तो उसके शरीर की ग्रोथ नहीं होगी और नहीं तो उसके माइंड का डेवलप नहीं हो पाएगा। बच्चा ज्यादातर सोच नहीं पाता है, या फिर उसकी हाइट शरीर की क्या होती है, ग्रोथ नहीं हो पाती है, बढ़ नहीं पाता है, थोड़ा छोटा रह जाता है। स्टूडेंट्स कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोग सहायक देखभाल के साथ खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स यह डिजीज जिसको भी हो जाता है इसके लिए उसको सहायक देखभाल, यानी कि हमेशा किसी न किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है उसको देखभाल करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे से इसको पूरा समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखते भी रहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है और पहले का तो आया हुआ ही है। तो इसलिए स्टूडेंट्स एकदम रेडी रहिए अपने एग्जाम के लिए भी, और एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। जैसे मैं लिखवाया हूं इसको लिखते रहिए और समझते रहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि पुरुष के जन्म तंत्र, स्टूडेंट्स मादा का जन्म तंत्र हो या फिर पुरुष का जन्म तंत्र, ये तो 100 में 99% है, एग्जाम में आता ही आता है। यूपी बोर्ड का ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन होता है एग्जामिनर के लिए। डायग्राम का अगर क्वेश्चन आता है तो मेल या फिर फीमेल का क्वेश्चन ये आना ही आना है। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन किसी भी शर्त पे आप लोग मत छोड़ के जाइएगा, और इसमें मैं जितना ही क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, 20 क्वेश्चन भी मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये 20 क्वेश्चन में कह तो नहीं अभी पूरा सकते हैं, बट जितने भी क्वेश्चन हैं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स और जो नर और मादा का जो जन्म तंत्र है इसको तो कभी मत छोड़ के जाइएगा, ये आना ही आना है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, इसमें कह रहा है कि पुरुष के जन्म तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। जैसा कि स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं, ये है हमारा मूत्राशय, ये क्या है मूत्रवाहिनी, यहाँ पे जो है ये वीर्य पुटिका, यहाँ पे जो है स्तंभन ऊतक, ये क्या है हमारा अंडकोश की थैली, और ये है हमारा वृषण यानी कि टेस्टिस यानी कि जहां से स्पर्म हमारा क्या होता है रिलीज होता है। जो मेल का स्पर्म होता है कहां होता है टेस्टिस में, यहीं से क्या होता है रिलीज होता है। ये है हमारा शिश्न, इसमें अधिवृषण, ये क्या है मूत्र मार्ग, ये क्या है मूत्र मार्ग है, क्या स्टूडेंट्स मूत्र मार्ग है। और ये है प्रोस्टेट ग्रंथि, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि, और ये क्या है हमारा शुक्रवाहिका। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग इसमें देख लिए हैं, वीर्य पुटिका, मूत्राशय हो गया, हमारा शिश्न हो गया, अधिवृषण हो गया, मूत्र मार्ग हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई, शुक्रवाहिका हो गया। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही डायग्राम को एकदम इजी डायग्राम लेकर आया हूं, ऐसे एग्जाम में एकदम जाके अच्छे से बना दीजिएगा, और जैसा जैसा इसमें नाम लिखा हुआ है इसको लिख दीजिएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है स्टूडेंट्स बायोगैस क्या है, क्या बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस के 2 उपाय बताइए। कह रहा है स्टूडेंट्स बायोगैस एक पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। क्या है बायोगैस, क्या है बायोगैस एक पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है, यानी कि स्टूडेंट्स ये पर्यावरण के अनुकूल ही काम करता है। पर्यावरण गैस जो है बायोगैस एक पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। इसका इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्रों यानी कि गांव में कई कामों के लिए किया जाता है। जैसा कि पहला क्या है, बायोगैस का इस्तेमाल किसके लिए, खाना पकाने, रोशनी करने, या फिर रोशनी करने का मतलब होता है उजाला करना, कहीं लाइट देना, और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। यानी कि बायोगैस का उपयोग कहां कहां किया जाता है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए, रोशनी के लिए और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। अगला जो है कह रहा है बायोगैस का इस्तेमाल पानी गर्म करने, कमरे को गर्म करने और सुखाने के लिए भी किया जाता है। स्टूडेंट्स अपने भाषा में पूरा लिख के आया हुआ है, इसको अपने भाषा में पूरा लिखना है और एडिटिंग जाके पेपर में लिख देना है। अगला क्वेश्चन क्या है,
कि मानव में लिंग निर्धारण किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन क्लास 10th हो या फिर क्लास 12 इतना इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इस पर मैंने एक वीडियो अभी कुछ ही दिनों में मैंने दिया है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप जाके उस पिछले वीडियो से देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आधे घंटे की वीडियो पूरी इसी टॉपिक पे है। इस टॉपिक में मानव लिंग निर्धारण में कैसे लिंग का निर्धारण होता है मैंने उस वीडियो में पूरा बताया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को जाकर आप उसके पिछले वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है स्टूडेंट्स, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। डीएनए आरएनए। स्टूडेंट्स, डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है आइए यहां पे समझते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर को पढ़ाया गया है, इसमें आप जाकर डीएनए और आरएनए को पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले उसमें अंतर बताना है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास 5 अंतर मैं लेकर आया हूं, इतना लघुत्तरी क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है, आप लोग इतना लिख सकते हैं। कह रहा है स्टूडेंट्स, डीएनए का पूरा नाम क्या कह रहा है। कह रहा है कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। और कह रहा है आरएनए में आरएनए का पूरा नाम क्या कह रहा है, आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला अंतर क्या है स्टूडेंट, इसमें कह रहा है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा, यानी कि स्टूडेंट्स ये जो अंतर है इसमें तो लिखने के साथ साथ एक एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ देता है कि डीएनए में कौन सा शर्करा, कौन सी शुगर पाई जाती है और आरएनए में कौन सी शर्करा या फिर कौन सी शुगर पाई जाती है। स्टूडेंट्स, एक टॉपिक जो है डीएनए आरएनए में जो अंतर है स्टूडेंट्स, ये लघुत्तरी के साथ साथ इसको एमसीक्यू के लिए तो पांचों पॉइंट एकदम एज इट इज एकदम तैयार रखिएगा। एमसीक्यू इस पांचों में से कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कुछ भी पूछ देगा कि इसका फुल फॉर्म कह देगा या फिर पूछ देगा कौन सी शर्करा होती है। तो डीएनए में आपको याद होना चाहिए कि डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, डीएनए आनुवंशिक सूचना संचरण के लिए जिम्मेदार होता है। आनुवंशिक सूचना का मतलब होता है जो फर्स्ट पीढ़ी है, जो मम्मी पापा के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, आने वाली पीढ़ी में जाते हैं, उसी का एक जिम्मेदार होता है ले जाने का, या फिर जो डीएनए के लक्षण होते हैं उनको क्या होता है प्रथम पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इसी के द्वारा जाता है। अगला क्या है, आरएनए आनुवंशिक कोड संचारित करता है जो प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना पड़ेगा, उसको जाके आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए अगला टॉपिक है, देखते हैं। कह रहा है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, और आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। कह रहा है कि डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए कुछ ऐसा होगा स्टूडेंट्स, हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अगला अंतर कह रहा है स्टूडेंट्स कि नाइट्रोजन के आधार वाले जोड़े एडीपी, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन के साथ जुड़े होते हैं। स्टूडेंट्स, आपसे बार-बार कह रहा हूं, ये जो हमारा जो 5 अंतर है सिर्फ इसको अंतर ही मत समझिएगा, इसको एमसीक्यू के लिए जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें डायरेक्ट पूछ देगा इसमें कि बताइए डीएनए में कौन कौन से बेस यानी कि कौन से क्षार पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन क्या होते हैं, हमारे डीएनए में पाए जाते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे नाइट्रोजन बेस अगर पूछ देगा इसमें आरएनए में, तो आरएनए में एडेनिन, यूरेसिन, साइटोसिन और ग्वानिन। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डीएनए में थाइमिन होता है, इसके जगह पे थाइमिन ना होके उसके जगह पे क्या आ जाता है, यूरासिल आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका 5 अंतर डीएनए और आरएनए में। अगला टॉपिक आइए देखते हैं हमारा इसमें, सॉरी अगला क्वेश्चन क्या है, डीएनए अंगुली छापी क्या है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को तो
छोड़ना ही नहीं, एकदम इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। जैसा कि स्टूडेंट्स इस अंगुली छापी का, इस उपयोगिता का प्रकाश डालने का मतलब यह है, स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इसलिए एग्जामिनर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है, जबरदस्त क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये हमारे जो आज के समय में बलात्कार के केसेस, रेप के केसेस आ रहे हैं, जो केसेस पकड़ा नहीं पाते हैं, ऐसे ऐसे केसेस के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी कि डीएनए अंगुली छापी का प्रयोग किया जाता है। आइए समझते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए अंगुली छापी क्या है। कह रहा है स्टूडेंट्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी कि इसी का क्या है, इंग्लिश है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग आपराधिक मामलों, बलात्कारी को पहचानने के लिए किया जाता है। आगे अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग आपराधिक मामलों, बलात्कारी को पहचानने के लिए क्या किया जाता है, किया जाता है। इसके साथ ही मातृत्व, पितृत्व या व्यक्तिगत पहचान को निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। बच्चे को क्या होता है, अगर कोई बच्चा है, अगर उसका पता लगाना है कि वो इस पेरेंट्स का बच्चा है कि नहीं, इस पेरेंट्स का लड़का है कि नहीं, इसके लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराई जाती है कि उससे पता चल सके कि ये जो लड़का है मतलब रियल में उन्हीं का है कि नहीं है। तो इस केसेस में स्टूडेंट्स हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत सहायक होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो केसेस आसान नहीं होते हैं वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा क्या होता है, आसान हो जाता है। आजकल के समय में देखते हैं स्टूडेंट्स कोई भी आके झूठ में अगर कह देता है, अगर बच्चा बेबी समझदार ना हो, लड़का समझदार ना हो, तो झूठ में भी वो कह देता है कि ये हमारा बेटा है। तो स्टूडेंट्स झूठ में तो कह के ले तो जा नहीं पाएगा, इसलिए स्टूडेंट्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराई जाती है कि इससे पता चल सके कि इसके रियल पेरेंट्स कौन है। कोई ले जाके कोई भी उसी तरह नहीं बच्चे को ले जा सकता है। अगर उसको पता करना है कि वो इसका रियल पेरेंट्स कौन है, इसके लिए हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करानी पड़ती है, या फिर आपराधिक मामलों के लिए करानी पड़ती है, या फिर रेप के केसेस आते हैं, उस केसेस में पकड़ने के लिए भी, बलात्कारी को पकड़ने के लिए भी हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, सहायक होती है। कह रहा है कि वर्तमान में पहचान ढूंढने के तरीकों में अंगुल छापन यानी कि फिंगरप्रिंटिंग सबसे बेहतर मानी जाती है। स्टूडेंट्स बेहतर मानने की बात यह है, स्टूडेंट्स कोई बलात्कारी हो या फिर कोई अपराधी हो, अगर हर उपयोग से बच जाए तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से तो कभी नहीं बच पाएगा। स्टूडेंट्स ये थोड़ा कॉस्टली होता है, बट इस केस से कभी ये बच नहीं पाता है। कितना हो भी बड़ा रेप हो या फिर कितना हो भी बड़ा अपराधी हो, इस केस से बच नहीं पाता है। थोड़ी सी ये कॉस्टली होती है, बट इसमें पकड़ा हो जरूर जाएगा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है स्टूडेंट्स आईवीएफ यानी कि पात्र निषेचन। आईवीएफ यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलिटी। कह रहा है स्टूडेंट्स आईवीएफ तकनीक पर क्या कीजिए, टिप्पणी डालिए। कह रहा है कि आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलिटी सहायक प्रजनन तकनीक। सहायक प्रजनन तकनीक का मतलब ये हुआ कि सहायक नाम जुड़ गया, यानी कि प्रजनन में कहीं न कहीं क्या होगी, सहायता हो रही होगी। प्रजनन में क्या किया जा रहा होगा, सहायता किया जा रहा होगा। सहायक प्रजनन तकनीक का एक रूप है। इसका मतलब है कि एक महिला को गर्भवती होने में मदद करने के लिए विशिष्ट चिकित्सा तकनीकों का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स कई केसेस ऐसे होते हैं कि हमारे सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर फीमेल के एग तक ऐसा होता है कि स्पर्म ना पहुंच पाए या फिर एग में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण बेबी क्या होता है, जन्म नहीं ले पाता है, यानी कि जो मदर होती है वो प्रेगनेंसी नहीं कर पाती है, प्रेग्नेंस नहीं हो पाती है, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ता है, गर्भवती होने में मदद करने के लिए विशेष चिकित्सा यानी कि डॉक्टरी की प्रयोग लेनी पड़ती है, तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसे अक्सर तब आजमाया जाता है जब अन्य कम खर्चीली प्रजनन तकनीकें विफल हो जाती हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग भी जानते होंगे, अगर कोई प्रेगनेंसी है नॉर्मल में हो जाती है, बिना ऑपरेशन का होता है तो कम खर्चे में हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर किसी कारणवश या तो स्पर्म ना पहुंच पा रहा हो या फिर फीमेल के
एक में कोई दिक्कत हो जिसके कारण माँ जो होती है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, उस केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, चिकित्सा का प्रयोग लेना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ी खर्चीली होती है और जो नॉर्मल अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो कम खर्चे में ही हो जाता है। इसी का नाम है क्या, आईवीएफ। तो स्टूडेंट्स अगर किसी केसेस में मां प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है उसके लिए हमें डॉक्टर का प्रयोग लेना पड़ता है, सहायता लेनी पड़ती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आईवीएफ बोलते हैं, यानी कि इन विट्रो फर्टिलिटी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। कह रहा है स्टूडेंट्स कि रेलगाड़ियों के परिचालन में सिग्नल का सबसे बड़ा रोल होता है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप भी लोग ट्रेन में सफर किए होंगे तो आपको भी पता होगा कि रेलगाड़ी के समय में सिग्नल कितना महत्वपूर्ण, कितना मायने रखता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो रेलगाड़ी को चलाता है वो बिना सिग्नल का गाड़ी को एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स वर्णांध व्यक्ति को क्या किया जाता है, ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर वो सिग्नल देख नहीं पाएगा तो गाड़ी को चलाएगा कैसे, रेलगाड़ी को चलाएगा कैसे। तो वही कह रहा है स्टूडेंट्स, रेलगाड़ियों के परिचालन में सिग्नल का सबसे बड़ा रोल होता है जो कि कलर लाइट सिस्टम पर आधारित होते हैं। इसलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसे सिग्नल के कलर बेस्ड संकेत समझने में दिक्कत होगी। वो सिग्नल बेस्ड संकेत को क्या करेगा, समझने में उसको दिक्कत होगा, दिखाई न देने के कारण उसको क्या होता है, दिक्कत होगा। इसलिए वर्णांध व्यक्ति को क्या किया जाता है, ड्राइवर, रेलगाड़ी का ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। आइए स्टूडेंट्स इसको स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखते भी रहिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है स्टूडेंट्स क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। कह रहा है स्टूडेंट्स क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले लोगों में कुल 47 गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, कुल 47 गुणसूत्र होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, 46 के जगह क्या होता है, एक अधिक हो जाता है, जो क्या हो जाता है 47 गुणसूत्र हो जाते हैं इसमें। अगला कह रहा है स्टूडेंट्स कि टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति, किसमें, टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 45 होती है। यह विकार मोनोसोमी के कारण होता है। किसके कारण, मोनोसोमी के कारण होता है। यह असामान्य, मोनोसोमी कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि मोनोसोमी में यानी कि मेल हो या फिर फीमेल, उसमें से एक यक्ष क्या होता है, गायब होता है, जिसके कारण आपको पता है मेल हो या फिर फीमेल में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम यानी कि एक्स गुणसूत्र किसी एक का क्या होगा, गायब होगा, जिसके कारण उसमें क्या होते हैं 45 गुणसूत्र होते हैं। कह रहा है कि यह असामान्य अंडे, यह असामान्य अंडे यानी कि 22+0 यानी कि 22 होगा बटे वाला नहीं होगा, यानी कि जो समान होते हैं वो तो होंगे बट जो लिंग गुणसूत्र होता है वो उसमें से नहीं होगा, यानी कि यक्ष वाला नहीं होगा। और सामान्य शुक्राणु यानी कि 22+ यक्ष होगा, या फिर सामान्य अंडे 22+ यक्ष और असामान्य शुक्राणु 22+0 के मिलन के कारण होता है। स्टूडेंट्स दोनों में से कहने का मतलब है मेल हो या फिर फीमेल, दोनों में से किसी एक का एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, गायब होता है। इसलिए जो बच्चा जन्म लेने वाला है, जो बेबी जन्म लेने वाला है, उसमें क्या होता है 45 हो जाता है, यानी कि 46 ना होके क्या होता है, एक कम हो जाता है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैव विविधता, इसके संरक्षण पर एक टिप्पणी लिखिए। कह रहा है स्टूडेंट्स जैव विविधता संरक्षण से तात्पर्य पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा है। संरक्षण और प्रबंधन से है, सुरक्षा संरक्षण और प्रबंधन से है, और यह सुनिश्चित करना है कि वे स्वस्थ और कार्यात्मक हैं। जैव विविधता संरक्षण के 3 मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं, प्रजातियों की विविधता की रक्षा और संरक्षण करना। यानी कि कह रहा है स्टूडेंट्स जैव विविधता संरक्षण से तात्पर्य पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा है। यानी कि स्टूडेंट्स जैव विविधता का मतलब होता है कि जितने भी नेचर से चीजें हमें प्राप्त हुई हैं उसको क्या करना है, उसको जितना हो सके अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान किया जाए, कह रहा है, और प्रबंधन से है, और यह सुनिश्चित करना है कि वे स्वस्थ और कार्यात्मक हैं।
कि वो स्वस्थ है कि नहीं है, कार्य में है कि नहीं है, कार्य कर रहे हैं कि नहीं है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता कहते हैं। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव यानी कि हमारे मानव में, ह्यूमंस में सूक्ष्म जीव क्या रोल निभाते हैं, उनकी क्या उपयोगिता होती है हमारे लिए, उसी पे टिप्पणी लिखने के लिए कहा है। स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी में इसको पढ़ना होता है। आइए देखते हैं सूक्ष्म जीवों का प्रयोग औद्योगिक उत्पाद, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड तथा एल्कोहल उत्पन्न करने में किया जाता है। स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी आपको जब पढ़ाया जाएगा उसमें पूरी अच्छी तरह से इसमें बताया भी जाएगा कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग औद्योगिक उत्पाद जैसे लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड तथा एल्कोहल उत्पन्न करने में किया जाता है। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का उत्पादन लाभप्रद सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। प्रतिजैविक संक्रामक रोग जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी तथा निमोनिया की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो डिप्थीरिया है, काली खांसी है या फिर निमोनिया है, इसमें क्या करता है, ये अच्छा रोल निभाता है। इन्हीं बैक्टीरिया को जिससे हम होते हैं उन्हीं को, सॉरी, जो दवाइयां बनती हैं इन्हीं से बनती हैं, इन्हीं सूक्ष्म जीवों से बनती हैं, इसलिए हमारे मानव कल्याण में क्या होता है, उपयोगी भी होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि टाइफाइड, टाइफाइड के रोग जनक कौन है, उनके लक्षण लिखिए। टाइफाइड का रोग जनक, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको बता दें जो टाइफाइड रोग होता है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि टाइफाइड बुखार साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक प्रकार का संक्रमण है। एक प्रकार का क्या है, संक्रमण, यानी कि एक प्रकार की बीमारी है, रोग है। साल्मोनेला कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अधिकांश टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। अधिकांश कितने होते हैं, अधिकांश किससे होते हैं, साल्मोनेला टाइफी से होते हैं। टाइफाइड बुखार उन क्षेत्रों में आम है जहां स्वच्छता की स्थिति खराब है। टाइफाइड वहां ज्यादातर होता है जहां पर स्वच्छ का माहौल नहीं होता है, जहां पर स्वच्छता नहीं होती है वहां पे क्या होता है, टाइफाइड ज्यादा होता है। वहां पे साल्मोनेला टाइफी ज्यादा मिलते हैं, जिसके कारण वहां पे रहने वाले हर एक व्यक्ति को, हर घर में रहने वाले, अगर वहां पे एरिया स्वच्छ नहीं है तो वहां पे टाइफाइड जरूर होगी। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी लिखते जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। कह रहा है स्टूडेंट्स मेंडल का जो पहला नियम हम लोग पहला क्वेश्चन किए हैं प्रभाविता के नियम में, दूसरा नियम क्या कह रहा है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। स्टूडेंट्स मेंडल अपने पृथक्करण के नियम को समझाने के लिए जो प्रथम नियम में, जो प्रभाविता के नियम में, जो फर्स्ट पीढ़ी में संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ था, उसी में क्या कर दिए थे, स्वपरागण करा दिए थे। क्या कर दिए थे, स्वपरागण करा दिए थे। तो आपको पृथक्करण के नियम में लिखने के लिए बस इतना ही लिख सकते हैं और उसको डायग्रामेटिकली समझा सकते हैं कि मेंडल अपने पृथक्करण के नियम में जो प्रथम पीढ़ी में पौधा प्राप्त हुआ था उसी में क्या कर दिए थे, स्वपरागण करा दिए थे। इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, मेंडल के पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इतना लिखने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायग्राम से बना सकते हैं। आइए समझते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन में वहां पे हम लोग को क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था। तो उसी में क्या करना है, स्वपरागण कराना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्वपरागण हम करा देंगे। तो आप लोग को बताए थे स्टूडेंट्स जब होमोजाइगस कंडीशन होता है तब वहां पे हम लोग हाफ करते हैं, लेकिन यहाँ पे होमोजाइगस नहीं है, हेटेरोजाइगस है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, हाफ ना हो करके यहाँ पे पूरा पूरा हमें लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैपिटल टी हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल टी हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल टी हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल टी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स कैपिटल टी को जब कैपिटल टी से हम क्रॉस कराएंगे तो क्या हमें मिलेगा, कैपिटल टी। जब इसी कैपिटल टी को इस स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे
तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब इस स्मॉल टी को इस कैपिटल टी से क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस स्मॉल टी को इस स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। यानी कि स्टूडेंट्स पृथक्करण के नियम में उन्होंने क्या किया था, जो फर्स्ट जनरेशन में पौधे प्राप्त हुए थे उसी को क्या कर दिए थे, स्वपरागण करा दिए थे। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, ये शुद्ध लंबा है, ये क्या है, अशुद्ध लंबा है, ये दोनों क्या है, अशुद्ध लंबा है, और ये क्या है, शुद्ध, शुद्ध क्या है, शुद्ध बौना है। स्टूडेंट्स ये आपका हो गया पृथक्करण का नियम। स्टूडेंट्स इसके साथ साथ एमसीक्यू में क्वेश्चंस बनते हैं कि बताइए मेंडल के द्वितीय नियम या फिर मेंडल के पृथक्करण के नियम में फिनोटाइपिक रेशियो बताइए या फिर जीनोटाइपिक रेशियो बताइए। तो स्टूडेंट्स फिनोटाइप का मतलब, फिनोटाइपिक का मतलब होता है जो बाहर से नॉर्मल ऐसे दिख रहे हैं वो है क्या। जैसे मान लीजिए आपको 10 पेड़ बाहर से दे दिया जाए और कह रहे हैं बताइए इसमें लंबा कौन है और बौना कौन है, तो आप एकदम आसानी से बता सकते हैं बाहर से देख के उसमें लंबा कौन है और कौन बौना है। उसी तरह का कुछ कंडीशन यहाँ पे भी होता है, जैसे इसमें कह रहा है कि फिनोटाइप बताने के लिए। तो स्टूडेंट्स इसका जो दूसरा नियम होता है, इसका फिनोटाइप रेशियो जो होता है, देखिए फिनोटाइप यानी कि जो बाहर से ऐसे दिख रहा है, यानी कि बाहर से आपको ये भी लंबा दिख रहा है और ये भी लंबे ही दिख रहे हैं, यानी कि 3 लंबा। इससे मतलब नहीं है कि वो शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, बस बाहर से ऐसे दिखने चाहिए कि वो लंबे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बाहर से क्या दिख रहा है, बाहर से आपको दिख रहा है 3 लंबा दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, एक बौना दिख रहा है। इसलिए स्टूडेंट्स इसका जो द्वितीय नियम का फिनोटाइप रेशियो होता है 3:1 यानी कि 3:1 का होता है। अगर स्टूडेंट्स इसी पे क्या करता है, अगर इसका जीनोटाइप पूछे, जीनोटाइप का मतलब वो जीन में कैसे है, तो जीन से यानी कि आपको अंदर का बताना पड़ेगा। तो अंदर से अगर आप देखेंगे तो एक क्या है, शुद्ध लंबा है, 2 क्या है, अशुद्ध लंबा है, और एक क्या है, शुद्ध बौना है। तो इसलिए यहां पे इसका जो जीनोटाइप रेशियो होता है वो क्या होता है, जो जीनोटाइप रेशियो होता है वो क्या होता है, 1:2:1 का। स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक संकर संकरण कहते हैं। और जस्ट अगर आपको क्वेश्चन ऐसा भी कह देता है कि एक संकर संकरण को समझाइए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको समझा सकते हैं एक संकर संकरण में। अगर कहता है स्टूडेंट्स कि द्विसंकर संकरण को समझाइए, तो आपको इसके लिए तीसरे नियम का कुछ दिनों में आपको इससे रिलेटेड अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का वीडियो मैं जरूर दूंगा। आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देख लीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो स्टूडेंट्स फिनोटाइप और जीनोटाइप आप समझ लिए। स्टूडेंट्स इसको डाइहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड बताने का मेरा मतलब ये था कि मोनोहाइब्रिड में क्या है, फिनोटाइप 3:1 है और जीनोटाइप क्या है, 1:2:1 है। तो स्टूडेंट डाइहाइब्रिड यानी कि द्विसंकर संकरण, यानी कि इसी का एक बार और क्या कर देंगे, 2 बार करा दिया जाएगा। तो उसी तरह इसके अगर आपको पूछ देता है कि तीसरे नियम का फिनोटाइप बताइए, तो आप क्या करेंगे, दूसरे नियम के फिनोटाइप को एक बार और गुणा कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे रेशियो। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 9, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3, फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, यानी कि 9:3:3:1 का रेशियो आ जाएगा। इसमें हमारे तृतीय नियम यानी कि स्वतंत्र अपविभवन का नियम में, यानी कि स्वतंत्र अपविभवन के नियम का फिनोटाइप पूछेगा तो दूसरे नियम के फिनोटाइप से क्या कर देंगे, एक बार और गुणा कर देंगे। अब फिर क्या आएगा, और इसका जीनोटाइप पूछ देगा तो इसके जीनोटाइप से क्या कर देंगे, एक बार और गुणा कर देंगे, उसका जीनोटाइप निकल के आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग को मैथ अच्छे से आता होगा, इसको पूरा अच्छे से आप लोग गुणा कर लीजिएगा जैसे मैंने ये वाला गुणा किया है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि स्पर्म का चित्र बनाने के लिए बोला है। तो स्टूडेंट्स एकदम आसान चित्र लेकर आया हूं। इस चित्र को क्या करिए आप लोग देखिए और इसको एज इट इज ऐसे बना लेना है और एज इट इज ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायग्राम का स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन आप मत छोड़िएगा, क्योंकि डायग्राम तो आना ही आना है। अगर नहीं भी आता है, अगर उसमें टॉपिक आती है, तो अगर आपको डायग्राम आता हो तो जरूर बना दीजिएगा। कह रहा है स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, जो सबसे बाहर का जो इसके मुंह वाला सिरा होता है उसका नाम उसका क्या है, जीव द्रव्य कला बोलते हैं, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। उसके अंदर जो होता है ये वाला हिस्सा, ये क्या होता है, अग्रपिंडक होता है। ये बीच में जो होता है हमारा केंद्रयुक्त गुणसूत्री पदार्थ होता है। गुणसूत्री पदार्थ यानी कि जिसमें क्या होते हैं, लक्षण मौजूद होते हैं। अगला क्या है, ग्रीवा। बीच में क्या है हमारा मध्य खंड, और ये जो बीच में दिख रहा है ऐसे स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सूत्रकणिका, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया तैयार के लिए ऊर्जा का स्रोत। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके तैयार के लिए ऊर्जा के स्रोत है। और ये हमारा क्या होता है, टेल होता है, यानी कि पूंछ होता है। और ये पूरा ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है, शीर्ष। शीर्ष यानी कि उसका जो ऊपर का भाग होता है नेक वाला, उसे क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, इसमें कह रहा है कि सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है ये क्या होती है, कह रहा है कि थोड़ी धीमी होती है। आपको भी पता होगा अगर किसी भी काम को सक्रिय करना होता है तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो वही कह रहा है कि सक्रिय प्रतिरक्षा थोड़ी धीमी होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है। परंतु जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे इस शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। तो स्टूडेंट्स आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं हमारा स्टूडेंट्स, अभी इतना ही क्वेश्चन थे, आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। स्टूडेंट्स इससे भी अधिक वीडियो, इससे भी अधिक क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अगर इसमें कोई टॉपिक आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि भैया इस टॉपिक को हमको समझ में नहीं आया है, उसको भी इसकी वीडियो जरूर आपको दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन छोड़ के तो कभी नहीं जाना है, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं आपको 20 एकदम लघुत्तरीय का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था, जो आया भी है और जिसका आना एकदम संभव भी है। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को पाने के लिए हमारे चैनल को फिर से कह रहा हूं सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़े भी रहिए। आपको इस चैनल पर हर सब्जेक्ट की अनुसार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर लेसन वाइज सारे टॉपिक आपको पढ़ाए भी जाएंगे, दिए भी जाएंगे। मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। स्टूडेंट्स आपको इस चैनल पे सभी विषय पढ़ाए भी जाएंगे, दिए भी जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। जिस भी सब्जेक्ट से आपको रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए या फिर जिस भी सब्जेक्ट से टॉपिक पढ़नी हो, एक बार कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि भैया हमें ये पढ़ना है, उसकी वीडियो आपको जरूर दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।